हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स परिवार में। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम आपके क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देखिए, और अगर आपने देख लिया है तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो बच्चों, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव देखते हैं। तो मेरे पास एक बिंदु आवेश है जो किसी ओ बिंदु पर रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश, और इससे आर दूरी पर मुझे कोई पी बिंदु है, यहां पर मुझे विद्युत विभव निकालना है। पी बिंदु पर विभव निकालना है, ठीक है बच्चों। और बिंदु आवेश का मतलब आप समझते हो कि जो डिस्टेंसेस अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है आवेश के साइज के कंपैरिजन में, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से पी बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है। अब विद्युत विभव निकालने के लिए हमने पहले पढ़ी थी डेफिनेशन, और डेफिनेशन ये कहती है कि किसी इकाई परीक्षण धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना काम करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। मतलब अगर मुझे पी बिंदु का विद्युत विभव निकालना है तो मैं किसी इकाई परीक्षण धन आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लेके आऊंगा, और मैंने जितना काम किया होगा वो इस बिंदु का विद्युत विभव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मतलब मैं यूं कह सकता हूं, जो पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि अगर मुझे पी बिंदु का विद्युत विभव देखना है तो मैं क्या कहूंगा, मुझे काम देखना पड़ेगा अनंत से लेके पी तक आने में अपॉन क्यू नोट। ये फॉर्मूला हमने देखा था बच्चों, ठीक है। तो इसको मैं अभी यहां पर साइड में रख देता हूं, ये काम आएगा इक्वेशन नंबर 1 देके, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि मुझे विद्युत विभव देखना है पी बिंदु का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंफिनिटी से पी तक किसी इकाई परीक्षण धन आवेश को लाना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना काम करना पड़ेगा वो हमारा विद्युत विभव हो जाएगा। अब देखो, विद्युत विभव निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ रहा है, मान लो ये इंफिनिटी है, इंफिनिटी से मेरे को चार्ज लेके आना पड़ रहा है, तो टोटल काम निकालने में मुझे थोड़ी सी परेशानी आएगी। तो मैं क्या करता हूं, इसके लिए मैं करता हूं कि मैं रास्ते में, इस पूरे रास्ते में कहीं पर, जो कि ओ बिंदु से x दूरी पर, मैं क्या मान लेता हूं, मैंने कहीं पर यहां पर क्यू नोट आवेश रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब मैं यूं बोलूंगा कि मैं इस क्यू नोट को थोड़ा सा विस्थापन देने में काम निकाल लूंगा, इस क्यू नोट को थोड़ा सा विस्थापन देने में काम निकाल लूंगा, और वो काम आ गया तो मैं क्या कर दूंगा, इंफिनिटी से लेके पी बिंदु तक, मतलब उसका समाकलन कर दूंगा तो सारा काम आ जाएगा। तो हमारा डब्ल्यू इंफिनिटी टू पी आ जाएगा। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि इस क्यू नोट के ऊपर बल कितना लग रहा है। तो मैं यहां लिख देता हूं क्यू नोट पर बल। अब क्यू नोट पर बल कितना लगेगा बच्चों, देखो इसकी वजह से यहां पर कुछ बल लग रहा होगा जिसको मैं F कह देता हूं। तो F की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कैपिटल क्यू नोट अपॉन, देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है x, तो यहां आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। F बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये बात आ गई हमारे बल की। तो समीकरण नंबर 2 इसको दे देते हैं। देखो, अगर मान लो मैं इसको dx विस्थापन देता हूं, इस डायरेक्शन में कुछ dx विस्थापन दे देता हूं, अगर मैं इसको dx विस्थापन दूंगा तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा, तो मैं यहां लिख देता हूं dx विस्थापन में कार्य। तो विस्थापन में जो काम करेंगे, और dx विस्थापन बहुत छोटा विस्थापन दिया है, इसलिए मैं जो काम करूंगा वो भी बहुत छोटा होगा, dw, और dw हो जाएगा f वेक्टर डॉट dx वेक्टर, यानी कि dw जो हो जाएगा वो हो जाएगा f dx cos थीटा। लेकिन देखो cos थीटा, थीटा कितना हो जाएगा, f वेक्टर किधर है, इस डायरेक्शन में, बल किधर लग रहा है इधर, विस्थापन किधर दे रहे हैं इधर, तो cos कितना आ जाएगा 180 डिग्री, यानी कि dw जो होगा हमारा वो हो जाएगा -f/dx। तो मैं f की वैल्यू रख देता हूं यहां से, -f की जगह लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू cos 180 -1 हो गया इंटू dx। तो ये हमारा dw आ जाएगा। लेकिन बच्चों, ये dw है, ये सिर्फ इतना सा विस्थापन देने में कार्य है, तो मुझे यहां से अनंत से लेके पी बिंदु तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस dw का समाकलन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिख देता हूं अनंत से पी बिंदु तक
कुल कार्य, और अनंत से P बिंदु तक कुल कार्य कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा W इंफिनिटी टू P, W अनंत से लेके P लिख देता हूं उसको मैं, वो निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा dw का समाकलन, और dw का समाकलन करेंगे हम अनंत से लेके P बिंदु तक। देखो P बिंदु तक मतलब यहां के लिए जो डिस्टेंस है वो अनंत है, और यहां हमको रखनी है डिस्टेंस, तो P बिंदु की जो दूरी है वो कितनी, r, तो मैं लिख दूंगा इंफिनिटी से लेके r, तो ये आ जाएगा dw। इसको आगे रखेंगे तो यहां हो जाएगा इंफिनिटी टू r, dw की वैल्यू यहां रख रहा हूं, हो जाएगा -1/4πε0 q नोट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करेंगे W इंफिनिटी टू P इक्वल टू, देखो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, माइनस को ले लिया मैंने बाहर, 1/4πε को भी ले लिया मैंने बाहर, Q और Q नोट को भी ले लिया बाहर, तो Q नोट आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा 1/x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है बच्चों, समाकलन करना आपको आता है, 1/x स्क्वायर का समाकलन कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो यहां पे मैं कर रहा हूं 1/x स्क्वायर का समाकलन, 1/x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, इंटू यहां पे आ जाएगा dx, तो 1/x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं x की पावर -2 इंटू dx, और आपको पता है समाकलन जो होता है वो होता है हमारा x टू द पावर n का जो समाकलन होगा वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहां पर x की पावर -2 का समाकलन कितना हो जाएगा, x की पावर -2+1 अपॉन -2+1, यानी कि क्या हो जाएगा, देखो 1 -2 -1, तो x की पावर -1 और ये हो जाएगा -1, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं -1/x, तो समाकलन कितना हो जाएगा 1/x स्क्वायर का -1/x। तो यहां से जो हमारा W इंफिनिटी टू P आएगा, W इंफिनिटी टू P जो आया वो कितना आ गया, -q नोट अपॉन 4πε0, यहां इंफिनिटी टू R भी लिखेंगे अपन, तो यहां पर -1/x आ गया, यहां आ जाएगा इंफिनिटी टू R। देखो बच्चों, अब जब भी कभी भी इंटीग्रेशन को अपन सॉल्व करते हैं तो यहां माइनस आ जाए तो माइनस को बाहर ले लेना, ताकि आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, आप गलती कर देते हो माइनस लगाने में कई बार, तो आप क्या कर दो, माइनस को ले लो बाहर, तो जब माइनस को बाहर लेंगे तो W इंफिनिटी टू P जो बनेगा वो माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा Q नोट अपॉन 4πε0, यहां हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार हम रखेंगे स्मॉल r, एक बार रखेंगे हम इंफिनिटी, तो बच्चों 1/इंफिनिटी कितना होता है 0, तो 1/r में से 0 जाएंगे तो क्या बचेगा 1/r, मतलब W इंफिनिटी टू P जो आया वैल्यू वो आ गई, हमारी वैल्यू कितनी आ गई, Q नोट अपॉन 4πε0 और 1/r मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये W इंफिनिटी टू P का फॉर्मूला आ गया। तो यहां से हम इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 से हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 से हम कह सकते हैं कि जो P बिंदु का विभव होगा वो इसमें हम लगा देंगे भाग Q नोट का, देखो साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं Q नोट का भाग लगाऊंगा तो कट जाएगा और वैल्यू क्या बचेगी, ये बच जाएगी 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r, ये हमारा पोटेंशियल आ जाएगा P बिंदु का। ठीक है बच्चों, P बिंदु का विभव कितना आएगा, 1/4πε0 Q अपॉन r कह दो या फिर KQ अपॉन r कह दो। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई Q आवेश हो तो उससे r दूरी पर विभव कितना होता है, 1/4πε0 Q अपॉन r। ठीक है, तो V कितना हो जाएगा, अगर कोई Q आवेश हो उससे r दूरी पर 1/4πε0 Q अपॉन r या फिर KQ अपॉन r, ये हमारा विभव होता है बच्चों, और विभव एक अदिश राशि है, तो हम कह देंगे कि अगर मान लो ये प्लस Q है, इसकी वजह से प्लस Q की वजह से कितना है KQ अपॉन r, यानी कि 1/4πε0 Q अपॉन r, और अगर ये माइनस आवेश हो तो मैं लिख दूंगा ऋणात्मक आवेश के लिए, कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके लिए जो विभव होगा r दूरी पर वो हो जाएगा -1/4πε0 Q अपॉन r, ये बात हो जाएगी, मतलब प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, ऋणात्मक आवेश के लिए कितना हो जाएगा ये। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर माध्यम में रखा हुआ हो कोई आवेश, अगर कोई आवेश माध्यम के अंदर रखा हुआ हो तो माध्यम में विद्युत विभव, तो बच्चों माध्यम में विद्युत विभव कितना होगा, तो पहले देखो हमने क्या कहा था कि अभी यहां पर जो निर्वात की बात करी थी तो V इजिकल टू आया था 1/4πε0
क्यू अपॉन आर। हमने एक बात कही थी कि जब भी माध्यम की बात करें अपन तो एप्सिलॉन नोट को रिप्लेस कर देना है एप्सिलॉन से। ठीक है बच्चों, तो यहां पर भी अपन वही करेंगे, मतलब वी मीडियम जो आएगा वो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर। ठीक है बच्चों, और आप जानते हैं कि एप्सिलॉन जो होता है वो होता है एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। मतलब अगर मैं वी एम की वैल्यू निकालूं तो वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह मैं लिख दूं एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर। तो बच्चों देखो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, देखो मैं इसको यहां दिखाता हूं। ये वैल्यू हमारा विभव की है, जो हमारा निर्वात में विभव आ रहा था उसकी वैल्यू है। तो मैं क्या यूं लिख सकता हूं, मैं यूं लिख सकता हूं क्या कि वी एम जो होगा वो वी अपॉन एप्सिलॉन आर के बराबर होगा। ठीक है, जितना निर्वात में विभव होगा उसमें आप एप्सिलॉन आर का भाग लगा दो तो आपका विभव आ जाएगा। जैसे मान लो आपका निर्वात के अंदर विभव 10 वोल्ट है, निर्वात के अंदर जो आपका विभव है वो 10 वोल्ट है, और आपसे पूछा कि कोई एप्सिलॉन आर है 10 एप्सिलॉन आर वाला जो माध्यम है, मतलब जिसका परावैद्युतांक 10 है, उस माध्यम में विद्युत विभव का मान कितना होगा। तो आप क्या करो, वी मीडियम इक्वल टू वी कितना है 10 वोल्ट और एप्सिलॉन आर कितना है 10, यानी कि आ जाएगा 1 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो माध्यम में विद्युत विभव। ठीक है ना, तो माध्यम में विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी एम बराबर वी अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है बच्चों, अब अपन इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। देखो यहां पर साफ साफ पता चल रहा है दूरी के साथ ये व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के, तो हम क्या बता देंगे कि इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा, ये आर हो जाएगा और ये विभव हो जाएगा। तो इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा क्योंकि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ आ रहा है। तो बच्चों अब देखेंगे अब आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, आवेशों के निकाय यानी कि सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से विद्युत विभव। तो बच्चों आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव निकालना है, यानी कि मेरे पास बहुत सारे चार्ज हैं, उनकी वजह से किसी एक बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है। मतलब मान लो मेरे पास एक Q1 आवेश रखा हुआ है, एक Q2 आवेश रखा हुआ है, कोई Q3 आवेश रखा हुआ है और कोई Q4 आवेश रखा हुआ है, और यहां पर मैं Qn आवेश मान लेता हूं, यानी कि बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं। Q1 आवेश जो है वो R1 दूरी पर है, Q2 आवेश जो है R2 दूरी पर है, Q3 आवेश जो है वो R3 दूरी पर है, Q4 जो आवेश है R4 और Qn आवेश है Rn दूरी पर, और यहां पर P बिंदु है। तो P बिंदु पर कुल विभव कितना होगा। तो बच्चों आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव देखना है, तो यहां पर कोई झंझटबाजी नहीं है, क्योंकि जो विभव होता है वो हमारी अदिश राशि है। मतलब अपन क्या करेंगे कि अदिश योग कर देंगे, जोड़ देंगे सारे विभव को। मतलब इसकी वजह से यहां कितना, 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 इसकी वजह से यहां कितना। मतलब अगर मान लो मुझे आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है, तो कुल विभव जो होगा वो सभी आवेशों के विभव के कारण अलग अलग योग के बराबर होगा, मतलब अलग अलग अदिश योग के बराबर होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या लिखा कि आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर कुल विभव, इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से किसी बिंदु पर कुल विभव जो होगा सभी आवेशों के कारण उस बिंदु पर कितना विभव है उनका सबका क्या कर देना, योग कर देना। और यहां पर कोई बाउंडेशन नहीं है सदिश योग करने की, क्योंकि हमारी विभव जो होती है वो एक अदिश राशि होती है। मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि Q1 की वजह से यहां कितना विभव है, प्लस Q2 की वजह से कितना है, प्लस Q3 की वजह से, प्लस Q4 की वजह से, प्लस Qn की वजह से। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो टोटल विभव होगा वो कितना हो जाएगा, कुल विभव हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। देखो Q1 आवेश की वजह से R दूरी पर कितना विभव होता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 अपॉन R1। यही तो देखा अभी। Q2 आवेश की वजह से कितना विभव होता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q2 अपॉन दूरी कितनी R2, प्लस Q3 की वजह से कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q3 अपॉन R3, एंड सो ऑन टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Qn अपॉन Rn। तो यहां विभव कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, अंदर क्या बचेगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 एंड सो ऑन टू Qn अपॉन Rn। तो यहां से विभव कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। इसको मैं देखो पूरे को सबमिशन में लिख देता हूं, क्योंकि हमने Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 जोड़ते जाएंगे। तो यहां मैं क्या करता हूं, सबमिशन का निशान बना देता हूं, और वो हो जाएगा I = 1 से लेके n तक
और ऊपर हो जाएगा क्यू आई अपॉन हो जाएगा आर आई। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला हो गया, सामान्य फॉर्मूला हो गया। अगर मान लो मेरे पास 3 चार्ज होंगे तो मैं क्या कर दूंगा, यहां 1 से लेके 3 तक रख दूंगा, मतलब Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 तक जोड़ दूंगा। अगर 5 होंगे तो 5 तक जोड़ूंगा, 6 होंगे तो 6 तक जोड़ूंगा, तो ये हमारा पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब कि आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव निकालना बहुत आसान है। हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, हर एक आवेश की वजह से जो विद्युत विभव है किसी बिंदु पर उसको जोड़ देना है और बस जोड़ देना है। तो बच्चों अब हम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे बोर्ड्स में, और इस साल कम से कम 3 4 5 बोर्ड में तो ये टॉपिक आने वाला है। ठीक है बच्चों, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। इससे पहले हमने द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला था, लेकिन वहां पर क्या किया था, हमने अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकाला था और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकाला था। अब हम यहां पर क्या करेंगे, एक सामान्य पॉइंट मान लेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण r कोमा थीटा पर, मतलब द्विध्रुव से r दूरी पर और थीटा कोण पर कोई बिंदु होगा, वहां पर विभव निकाल लेंगे। फिर वहां पर हम r और थीटा को चेंज करके किसी भी पोजीशन पे विद्युत विभव निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत आसान भी है। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो हम जानते हैं मेरे पास एक द्विध्रुव है, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों को जब हम एक बहुत कम डिस्टेंस पे रख देते हैं तो उस व्यवस्था को हम कहते हैं द्विध्रुव। तो मैंने क्या किया, समान परिमाण मतलब -q और +q को बहुत कम डिस्टेंस पे रख दिया। ठीक है, उस कम डिस्टेंस को हम कहते थे 2a। तो मैं यहां कह देता हूं कि ये जो दूरी है यहां से वो हमारी 2a है, यानी कि ये a। इस बिंदु को हम O कहते हैं, द्विध्रुव का केंद्र बिंदु। हमको क्या करना है, यहां कोई P पॉइंट है जो कि O बिंदु से R दूरी पर है और थीटा कोण पर है, यहां मुझे निकालना है विद्युत विभव। अब विद्युत विभव निकालने के लिए हम जानते हैं, इसको मैंने A पॉइंट कह दिया और इसको B पॉइंट कह दिया, इसको मैंने कह दिया A पॉइंट और इसको कह दिया B पॉइंट। ठीक है बच्चों, और ये हमारा हो गया O पॉइंट। अब मुझे क्या करना है, यहां पर P बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है। तो Q की वजह से जो विद्युत विभव होगा ठीक है, मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है वो R1 दूरी है और मान लिया ये जो दूरी है वो R2 दूरी है। डायग्राम छोटा तो नहीं बन रहा, डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। मेरे पास एक द्विध्रुव है -q और +q। इस द्विध्रुव की जो लंबाई है वो है 2a। ठीक है बच्चों, और -q को रखा हुआ अपन ने A बिंदु पर, ये इसका केंद्र बिंदु है, और +q को रखा हुआ B बिंदु पर। हमको क्या करना है, r कोमा थीटा पर निकालना है। r कोमा थीटा मतलब इस O बिंदु से R दूरी पर और अक्ष, इसके द्विध्रुव के अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए कोई P बिंदु है, यहां पर मुझे विद्युत विभव निकालना है। अब देखो P बिंदु पर विद्युत विभव निकालने के लिए मैं मान लेता हूं कि ये जो -q से जो इसकी दूरी है वो R1 है। ठीक है, और +q से जो दूरी है वो R2 है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो यहां हम लिखेंगे -q के कारण P बिंदु पर कितना विभव होगा। तो -q के कारण कितना हो जाएगा, देखो आवेश कितना है q, दूरी कितनी R1 और माइनस का q है, तो V1 बोल दिया मैंने उसको। V1 हो जाएगा -1/4πε0 q/R1। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, ये तो -q के कारण है। चलो +q के कारण देखते हैं। तो +q के कारण P पर विभव कितना होगा,
तो प्लस क्यू है, इसको मैंने कह दिया V2, V2 कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू, इसलिए Q/R2, समीकरण नंबर दे दी 2। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब अपन बोलेंगे V पर कुल विभव, सॉरी P बिंदु पर कुल विभव, P पर कुल विभव, और कितना होगा कुल विभव, वो हो जाएगा V बोल दिया, V हो जाएगा V1 + V2, क्योंकि विभव होता है एक अदिश राशि, और अदिश राशि को हम क्या कर सकते हैं, बिना किसी झंझट के जोड़ सकते हैं। तो V बराबर हो जाएगा V1 + V2। चलो रखिए V1 और V2 की वैल्यू। V1 की वैल्यू जब अपन रखेंगे तो वो आएगा -1/4 पाई Q/R1। V2 की रखेंगे तो आएगा, वो आ जाएगा 1/4 पाई Q/R2। सॉल्व करते हैं इसको, तो V बराबर जो कॉमन आ रहा है बाहर निकाल लो, Q/4 पाई को हम निकाल लेंगे बाहर। अंदर बचेगा, यहां तो बचेगा -1/R1 और वहां बचेगा 1/R2। तो इसको मैं पहले R2 को लिख देता हूं प्लस वाले को, 1/R2 - 1/R1। ठीक है बच्चों, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। V बराबर Q/4 पाई, एलसीएम सबको लेना होता होगा, यहां आ जाएगा R1 R2, ऊपर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो R1 - R2। ठीक है बच्चों, तो यह हमारे पास विभव की वैल्यू आ गई, लेकिन ये आई R1 और R2 की टर्म्स में। मुझे इसको R की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, मतलब मैं किसी तरीके से R1 - R2 को भी R की टर्म्स में लेके आऊं और R1 × R2 को भी R की टर्म्स में लेके आऊं, तो हमारा विभव आ जाएगा। और वो एक जनरल फॉर्मूला होगा, एक सामान्य सूत्र होगा, जो हम किसी भी पोजीशन पे विभव निकाल सकते हैं, थीटा को और R को चेंज करके। तो इसको निकालने के लिए हमको थोड़ा सा अजम्पशन करना पड़ेगा, कुछ बातें माननी पड़ेगी। और बात क्या मानेंगे, हम ये मानेंगे कि ये जो R है, R दूरी है, वो बहुत बड़ी है इस A के कंपैरिजन में। ये दूरी कितनी है, A ही तो है। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो R दूरी है वो इस A के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। इसका मतलब द्विध्रुव से जो P बिंदु है वो बहुत ज्यादा दूरी पे लाई कर रहा है, बहुत ज्यादा दूर है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मान लो ये मेरे पास एक द्विध्रुव है, एक छोटा सा, मतलब मैं बहुत ज्यादा दूरी से देखूंगा, और ये P बिंदु है, तो इस P बिंदु से अगर मैं A बिंदु की बात करूं तो ये R इस A के कंपैरिजन बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है सॉरी। तो अब अगर मान लो मैं यहां से किसी चीज को मिलाता हूं तो ये पैरेलल होती जाएगी, ये सारी लाइंस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। या फिर मैं और दूर लेता जाऊंगा तो और पैरेलल होती जाएगी लाइंस। और अगर मैं मान लो किसी पॉइंट पे बोलता हूं तो ये लाइन, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ बराबर हो जाएगी। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक अजम्पशन लेते हैं, यदि स्मॉल r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, जब स्मॉल r बहुत बड़ा होता है a से, तो ये क्या हो जाएगा, AP, OP और BP लगभग पैरेलल हो जाएगी। ठीक है ना, AP, BP और OP पैरेलल हो जाएगी। तो मैं यहां लिख देता हूं, तो AP इज समांतर BP इज समांतर OP। ठीक है बच्चों, अब अपन क्या करेंगे, देखो जो समांतर रेखाएं होती हैं, अगर मान लो यहां से लंब डालूं तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर मानते हैं अपन। तो मैं क्या करूंगा, इस B बिंदु से इस AP के ऊपर एक लंब डाल देता हूं, एक परपेंडिकुलर खींच देता हूं, ये है 90 डिग्री का एंगल, एक परपेंडिकुलर खींच दिया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये लेंथ और ये लेंथ को बराबर मान सकते हैं, क्योंकि ये तीनों समांतर मानी है हमने उस कंडीशन में जब R बहुत ज्यादा बड़ा है। तो ये लेंथ और ये लेंथ लगभग बराबर हो जाएगी, तो ये R2 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसको भी हम क्या मान लेंगे, इस लेंथ को हम मान लेंगे R2। और अगर ये R2 है और ये टोटल R1 था, अगर ये टोटल R1 है, ये R2 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, R1 - R2। ये लेंथ क्या हो जाएगी, R1 - R2। और मुझे R1 - R2 की जरूरत है, देखो बच्चों। तो यहां पर अपन क्या कर देंगे, और दूसरी चीज, तो R1 - R2 की वैल्यू यहां से निकालते हैं। चलो वैल्यू निकालने के लिए मैं यहां एक डायग्राम बना देता हूं छोटा सा। ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा होगा, मैं इस ट्राइंगल को यहां बना रहा हूं। ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से, ये R1 - R2, ये परपेंडिकुलर, और ये जो दूरी है वो है 2a। ठीक है बच्चों, दूसरी बात, ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि झुकाव इनका क्या है, लगभग बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा थीटा। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, R1 माइनस, देखो थीटा के सामने वाला लंब यानी कि ये आधार, तो R1 - R2 / 2a, यानी आधार बटे कर्ण, वो होता है कोस थीटा। तो R1 - R2 कितना हो जाएगा, 2a कोस थीटा। ठीक है, तो R1 - R2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा,
R1 माइनस R2 बराबर हो जाएगा 2a कोस थीटा, पहली बात। तो दूसरी चीज, क्योंकि R1 R2 और R1 R2 और वो दोनों R के बराबर हैं, इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, R1 इंटू R2 को मैं लगभग बराबर लिख सकता हूं R स्क्वायर के। ठीक है बच्चों, तो मेरे को दोनों चीजें मिल गई है, R1 माइनस R2 की वैल्यू मिल गई 2a कोस थीटा, और R1 इंटू R2 की वैल्यू मिल गई R स्क्वायर। तो यहां से विभव की जो वैल्यू हो जाएगी द्विध्रुव के कारण, वो कितना हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R1 माइनस R2 की जगह मैं लिख दूंगा 2a कोस थीटा, नीचे लिख दूंगा मैं R1 R2 की जगह R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखो अब आगे ऊपर देखो आप ध्यान से, 2a क्या होता है P, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा P कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। यहां पर अपन ने क्या यूज किया, हमने बोला P बराबर 2aq, इस 2a इंटू क्यू को मैंने P लिख दिया। इसको थोड़ा सा सजा के लिखें तो V क्या हो जाएगा, V हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। या फिर अगर इसको मैं K लिख दूं तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, KP कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या आ जाएगा, विभव की वैल्यू आ जाएगी। P कोस थीटा अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन P कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर लिख दो, या फिर इसको अगर मैं K लिख दूं तो KP कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहां पर अगर मैं केस की बात करूं, केस फर्स्ट की बात करूं, अक्ष पर विभव देखना है, अक्ष पर मतलब अक्ष पर देखना है, मतलब इस लाइन के ऊपर देखना है, और इस लाइन के ऊपर देखने के लिए जो थीटा होना चाहिए वो क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अक्ष पर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो अक्ष पर अगर मैं 0 डिग्री रखूंगा तो cos 0 1 हो जाएगा, यहां cos 0 1 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, KP अपॉन R स्क्वायर। तो अक्ष पर V अक्ष जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि cos 0 1 हो जाएगा। ठीक है, केस 2 देख लेते हैं अपन, निरक्ष पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, और देखो अक्ष पर मतलब इस बिंदु पर, जो केंद्र बिंदु से और अक्ष के लंबवत निरक्ष पर, निरक्ष पर अगर देखना है तो मैं क्या बोल दूंगा, थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो निरक्ष पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, और कोस 90 0 होता है, तो V निरक्ष जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो वो क्वेश्चन क्या पूछेंगे, वो क्वेश्चन पूछेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी यादृच्छिक बिंदु पर क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। या फिर यूं बोल देंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण r, थीटा पर रैंडम पोजीशन पर मेरे को विद्युत विभव निकालना है, तो हमको ये वाला प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। और फाइनली वो कभी कभी यूं भी पूछ सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का सूत्र निकालिए और निरक्ष सिद्ध कीजिए कि निरक्ष पर शून्य होता है। तो आप पहले फॉर्मूला निकाल लेना और निरक्ष के लिए थीटा इक्वल टू 90 रख देना, तो V निरक्ष बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। मैं इसको एक बार फिर समझा देता हूं आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या लिया था कि एक द्विध्रुव लिया था, और उस द्विध्रुव से r दूरी पर कोई P बिंदु था, वहां पर मुझे विद्युत विभव निकालना था। तो माइनस Q की वजह से भी कुछ विद्युत विभव होगा और प्लस Q की वजह से होगा। तो माइनस Q की वजह से मैंने बोल दिया था कि अगर ये R1 दूरी होगी तो माइनस Q के कारण ये इतना विभव हो जाएगा, और प्लस Q के कारण इतना विभव हो जाएगा। टोटल विभव निकालने पर हमको मिला था V बराबर ये फॉर्मूला। तो हमने कहा था कि इस फॉर्मूले को मुझे एक जनरल फॉर्मूला बनाना है, एक सामान्य फॉर्मूला बनाना है, जिसको मुझे r और थीटा की टर्म्स में लेके आना है। r और थीटा की टर्म्स में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मैंने एक अजम्पशन किया, मैंने ये माना कि ये जो r दूरी है वो इस दूरी के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है, यानी कि जो P बिंदु है वो द्विध्रुव से बहुत ज्यादा दूर है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब द्विध्रुव से P बिंदु बहुत दूर होगा तो ये लगभग सारे के सारे क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। कुछ बच्चों को अगर नहीं समझ में आया तो मैं वापस से समझा रहा हूं कि अगर देखो मान लो ये द्विध्रुव है और ये P बिंदु है, ये जितना ज्यादा दूर होगा ये उतना ही ज्यादा पैरेलल होता जाएगा। ठीक है ना, ये रेखाएं उतनी ही पैरेलल हो जाएगी। R1 R और R2 ये क्या हो जाएंगी, सारी की सारी पैरेलल होने लग जाएगी। देखो अगर मान लो मैं इसे थोड़ा बड़ा बनाता हूं P बिंदु पर, तो ये ज्यादा दूर जाती जाएगी। ठीक है ना, और इससे भी ज्यादा दूरी अगर मैं बनाऊंगा यहां पर, तो देखो और पैरेलल हो रही है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा कि R जब बहुत ज्यादा बड़ा होता है, R की वैल्यू जब बहुत ज्यादा बड़ी होती है A के कंपैरिजन में, तो वो समांतर होने लग जाती है। तो मैंने यहां लिखा कि AP, OP और BP समांतर हो जाएंगे। और जब समांतर होते हैं, जब कोई रेखाएं समांतर है और मैं अगर ऐसे लंब डाल दूंगा किसी के ऊपर, तो बाकी की बची हुई जो लेंथ होगी वो हो जाएगी बराबर। ठीक है, तो वो हो जाएगी लगभग बराबर। मतलब मैंने कह दिया कि ये लेंथ और ये लेंथ, मतलब DP, इसको D बोल देते हैं, DP
और इसको भी कोई पॉइंट मान लो, ये लेंथ और ये लेंथ लगभग बराबर होगी। अगर बराबर होगी तो ये R2 है तो ये भी R2 होगा, और ये टोटल कितना था R1, तो इस लेंथ को मैं क्या कह सकता हूं, ये R2 है तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2। तो यहां से हमने क्या बोल दिया कि समांतर है तो ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो R1 माइनस R2 की वैल्यू हमने इस डायग्राम से निकाल ली कि ये अगर R1 माइनस R2 है, ये 2a है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण, और आधार बटा कर्ण होता है कोस थीटा, यानी कि R1 माइनस R2 की वैल्यू 2a कोस थीटा आ जाएगी। ठीक है, दूसरी बात हमने क्या बोला कि इनकी लेंथ लगभग तीनों बराबर है, R1 इज बराबर R2 इज लगभग बराबर टू R, तो हमने क्या कर दिया R1 इंटू R2 को दोनों को R के बराबर रख दिया, यानी कि R स्क्वायर कर दिया, तो लगभग बराबर R स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो गया, R1 माइनस R2 की भी वैल्यू आ गई, R1 इंटू R2 की भी वैल्यू आ गई। तो हमने क्या कर दिया, समीकरण 3 के अंदर इन वैल्यूज को रख दिया, यहां लिख देते हैं हम समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर अगर मैं समीकरण 3 के अंदर रखूंगा वैल्यू, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि एक जनरल फॉर्मूला बन गया P cos थीटा अपन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। और अब यहां पर अपन क्या करेंगे, अक्ष के लिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखेंगे, तो cos 0 1 हो जाएगा, और V की वैल्यू आ जाएगी KP अपॉन R स्क्वायर या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन P अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और निरक्ष पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो cos 90 0 होता है, इसलिए निरक्ष पर 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ढंग से पढ़िएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।